So let's come and start the Enterobacteriaceae family. So Enterobacteriaceae family होती क्या है? Basically, this is a large and diverse family of gram-negative facultative anaerobic रोड शेप्ड बैक्टीरिया। देखो इसके बारे में सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब बाकी इसके अंदर दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर सकती है और एक होती है जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं कर सकती, और वो किसके अंदर? एगार के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि यह सबसे बड़ी लार्ज है और डाइवर्स फैमिली है ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से वाले? फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कैन सर्वाइव विदाउट और विद ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है कि लाइक कह सकते हैं कि एनारोबिक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब प्रायोरिटी क्या रहेगा इनका? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगा भी ना तो भी दे कैन सर्वाइव, राइट। रोड शेप्ड बैक्टीरिया, रोड शेप्ड का मतलब बेसिलाई है। ठीक है, चलिए तो ये बेसिकली दो अलग अलग टाइप के होते हैं। दो अलग अलग टाइप को देखते हैं हम कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम अलग अलग दो टाइप को देखते हैं। द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज दिस इज अ लैक्टोज fermenting bacteria and non-lactose fermenting bacteria। non-lactose fermenting, lactose fermenting का मतलब यह है कि जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर सकते हैं और लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके लाइक ग्लूकोज गैलेक्टोज का फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ई कोलाई एंड क्लैप्शियला, है ना, ई कोलाई एंड क्लैप्शियला both the organism can can do fermentation of the lactose and non-lactose fermenting का मतलब ये है कि एक तो साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट, यू नो, और बेसिलाई, ठीक है, और उसके बाद शाइजेला, जो भी आपका मन पड़े आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज अलग है इधर से। ठीक है, यहाँ से आप इसको इसमें कंबाइन मत करना। ठीक है, चलो तो ये मैंने कहा कि लार्ज एंड डाइवर्स फैमिली ऑफ ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोज फर्मेंटेटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटिंग। ठीक है, जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर सकते हैं और लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके क्या बनाते हैं? दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज द बाई प्रोडक्ट, एंड नॉन लैक्टोज जो है वो उसका लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं कर सकते। अब ये किसके अंदर करते हैं? मैकोंकी अगार के अंदर करते हैं। किसके अंदर? ये मैकोंकी अगार के अंदर करते हैं। और मैकोंकी अगार के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है? तो प्लांट से हम इसको निमोन करते हैं, है ना, प्लांट से इसको हम निमोन करते हैं, PLANT। तो P मीन्स जो होता है दैट इज अ पेप्टोन, L का मतलब जो होता है वो लैक्टोज, A का मतलब जो होता है वो अगार होता है, और इसका मतलब N का मतलब यहाँ पर न्यूट्रल रेड होता है। देन T का मतलब जो होता है टॉर्कोलेट। तो दीज आर द 5 कंपोजिशन ऑफ द मैकोंकी अगार। और मैकोंकी अगार, अब ध्यान से देखना इस मैकोंकी अगार को। मैकोंकी अगार को देखो, ऐसा है कि जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करता है ना, तो जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करता है तो वो आपको कैसा देगा? पिंक कलर देने वाला है। कैसा कलर देगा बच्चा? पिंक कलर देगा। कैसा देगा? पिंक कलर देगा। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटिंग है, तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन, ठीक है, तो वो कैसा कलर देगा आपको? ये डिफरेंट कलर देगा। इसका मतलब ये है कि ये मैकोंकी अगार जो है वो क्या काम कर रहा है? एज अ डिफरेंट, दोनों के अंदर डिफरेंस बनाने का काम कर रहा है। तो क्या मैं इसको एक डिफरेंशियल मीडिया के नाम से जान सकता हूँ? डिफरेंशियल मीडिया क्या कह सकता हूँ? एक डिफरेंशियल मीडिया कह सकता हूँ। एक दूसरा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक पिंक कलर दे करके ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि सर पिंक कलर दिया है, मतलब ये पिंक कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। दैट इज नॉन एज अ इंडिकेटर मीडिया, है ना। ये कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है, डिफरेंस कर रहा है, इसका मतलब डिफरेंशियल मीडिया, एंड कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, विच मीन्स इंडिकेटर मीडिया, राइट। तो दीज टू different types of media are there, right? Okay, hope you guys know these things. Okay,
चले, इंडिकेटर मीडिया क्यों कहा गया है? इंडिकेटर मीडिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है वो कलर डिफरेंस करने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू कलर चेंज, है ना, ड्यू टू कलर चेंज, कलर चेंज करने की वजह से यहाँ पर कलर चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपको लैक्टोज सॉरी ये मैकोंग की अगार जो है वो डिफरेंशिएट और इंडिकेटर दोनों का काम यहाँ पर कर रहा है। चलिए अब एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है ई कोलाई के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है वो अलग है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो यहाँ से अलग है, इसको इसके शामिल मत करिएगा। ठीक है, ई कोलाई के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ई कोलाई जो होता है वो सबसे पहले हम बोलते हैं कि सर ई कोलाई जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए? मोस्ट कॉमन कॉज फॉर यूटीआई। देखो यूटीआई के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हम कब यूटीआई कहेंगे, कब यूटीआई का ट्रीटमेंट चालू करेंगे। यूटीआई के लिए आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, और वो दो बातें क्या है कि देखो सबसे अगर आपकी यूरिन आपने टेस्ट करवाया उसके अंदर आपको 10⁵ CFU मिल गया पर ml। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या होता है CFU का मतलब? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अगर आपको CFU 10⁵ CFU पर ml आपको मिल गया, देन यू कैन से दैट इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई इज देयर। ठीक है, अगर आपको 10⁵ नहीं मिला है ना, 10⁵ नहीं मिला है CFU पर ml, बट आपको वहां पर सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे लाइक बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको और भी चीजें मिल रही है, जैसे लाइक पेन मिल रहा है, पेन ड्यूरिंग लाइक यूरिनेशन, तो आप कह सकते हैं कि शायद आपको यूटीआई हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूटीआई के लिए दो चीजें क्या है, या तो आपको 10⁵ मोर देन 10⁵ CFU पर ml मिल जाए, और कोई सिम्टम नहीं मिले तब भी आपको यूटीआई के ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। और अगर 10⁵ CFU पर ml नहीं मिलता है बट आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो भी आपको ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि ई कोलाई जो होता है वो एक तो यूटीआई के लिए जिम्मेदार होता है, और एक दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं कि हम डायरिया के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो डायरिया जो होता है, डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डायरिया अलग अलग टाइप के ये करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ईटीपीसी डायरिया। सबसे पहला क्या है? ईटीपीसी। कौन सा है? ईटीपीसी बोले तो एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई। एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली आपका जो है वो पीडियाट्रिक और इन्फेंटाइल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ईटीईसी। ईटीईसी का मतलब होता है एंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई। एंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई, इसको बोलते हैं हम ट्रेवलर डायरिया। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ईटीआईसी। इसको बोलते हैं ईटीआईसी। इसका मतलब होता है एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई। एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये डाइसेंट्री के लिए जिम्मेदार है, डिसेंट्री या डाइसेंट्री के लिए। और एक होता है EHEC, है ना, इसको बोलते हैं एंटेरो हेमरेजिक। इसका नाम वैसे EH की जगह इसका नाम होता है ETHC, है ना, एंटेरो हेमरेजिक। ठीक है, इसको वैसे भी इतना ही लिख लो। ठीक है, इसी लिख लो, एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो बेसिकली ये 4 इकोलाई हैं, और इन चारों इकोलाई को आपको याद रखना पड़ेगा। एक लास्ट वन और सबसे अलग, दैट इज एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई, that is a persistent
डायरिया। और परसिस्टेंट डायरिया की डेफिनेशन क्या है? परसिस्टेंट डायरिया तब बोलते हैं जब हम 14 दिन से लगातार 14 डेज से कंटिन्यूसली अगर डायरिया होता है तो हम उसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंट डायरिया हम कहते हैं। चलिए, इकोलाई के बारे में ये सारी बातें थी। इकोलाई जो है वो डायरिया और यूटीआई के लिए मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल है। और मोस्ट कॉमन जो फीमेल के अंदर यूटीआई कॉज करता है वो कौन करता है? डायरिया, सॉरी, इकोलाई करता है, ठीक है। फिर ईटीपीसी यानी कि एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई पीडियाट्रिक्स के अंदर इन्फेंटाइल डायरिया करवाएगा। और एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई ट्रैवलर्स डायरिया करवाएगा। ईटीआई से एंट्रो इन्वेजिव इकोलाई जो है वो डाइसेंट्री करवाएगा। टीएससी बोले तो एंट्रो हेमरेजिक इकोलाई यानी कि हीमोलाइटिक यूरिनोमिक सिंड्रोम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अ क्लैप्शियला। क्लैप्शियला निमोनिया। क्लैप्शियला निमोनिया क्या करेगा? क्लैप्शियला बेसिकली जो है वो निमोनिया कॉज करता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर निमोनिया होने के बाद, निमोनिया इज अ लंग डिजीज जैसा कि आप जानते हैं, तो रेड करंट जेली स्पुटम, रेड करंट जेली स्पुटम यहाँ से निकलता है। तो रेड कलर जेली स्पुटम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोटियस। प्रोटियस के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके अंदर कौन सी मोर्टेलिटी मिलती है? दैट इज अ स्वामिंग मोर्टेलिटी। कौन सी मोर्टेलिटी मिलती है? स्वामिंग मोर्टेलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है ना। स्वामिंग मोर्टेलिटी, जैसे ये आपने पत्थर डाला और पत्थर डालने के बाद जो वेव्स बाहर निकल के आती है, दैट इज अ स्वामिंग मोर्टेलिटी। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैगहॉर्न renal stone, and this is known as triple phosphate stone, PO4-3। ओके, तो ट्रिपल फोस्फेट स्टोन ये आपको दिख रहा होगा, ये स्टेगहॉर्न मतलब यानी कि आपने जैसे ये किडनी बनाई और किडनी के बाद आपने ये जो है वो पिरामिड्स बनाते हैं इसके, है ना। पिरामिड्स ऐसे बनते हैं, ये पिरामिड्स बने, ये पिरामिड्स बने, ठीक है। ये पिरामिड्स बने और ये पिरामिड्स के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलता है? जैसे ये इधर इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह का जो है वो आपको मतलब बहुत सारे सिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। स्टैग हॉर्न है, यानी कि स्टैग के जो हॉर्न होते हैं यानी कि सिंग जो होते हैं उसका जैसे आपको फोस्फेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज जस्ट लाइक दिस, सी दिस। तो ये आपको अलग अलग मल्टीपल डायरेक्शन में जाते हुए हॉर्न दिखते हैं। तो दैट इज अ स्टैग हॉर्न अपीयरेंस। और स्टैग हॉर्न के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दैट इज अ ग्राम नेगेटिव, दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बात समझ में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, नाउ उसके बाद आता है यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस किसके लिए जिम्मेदार है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैग। किसके लिए? प्लैग को जो है वो ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है ना। ब्लैक डेथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे ब्यूबोनिक फीचर इसके अंदर देखें, ब्यूबोनिक प्लैग इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और दूसरा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि निमोनिक प्लैग यानी कि जो निमोनिया है उसके अंदर भी इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा सेप्टिसेमिक प्लेग यानी कि प्लैग है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे ब्यूबोनिक फीचर इसके अंदर देखें, ब्यूबोनिक प्लैग इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और दूसरा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि निमोनिक प्लैग यानी कि जो निमोनिया है उसके अंदर भी इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा सेप्टिसेमिक प्लेग यानी कि सेप्टिसेमिक प्लेग। और इसी को एक्चुअली में कहा गया था ब्लैक डेथ, क्योंकि उसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो पूरी ब्लैक हो जाती है। अब बेसिकली ये इसकी फैलता किसकी वजह से? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चूहा है ना, कोई चूहा है, ये चूहा मान लीजिए चूहा है ना, अब ये है कुछ भी, ये चूहा है, इस चूहा के ऊपर जो है वो आके बैठती है रेट फ्ली। ये रेट फ्ली क्या करती है? उस चूहे के ऊपर से उस ऑर्गेनिज्म को, यार्सिनिया पेस्टिस को उठाती है और अपने खाने के ऊपर ले जाके बैठा देती है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि मक्खी अब आपके खाने के ऊपर बैठ रही है तो वो हाथ पैर साफ करके हैंड वॉश करके, उसको थोड़ी ना कोई हैंड हाइजीन पता है, तो उन सबसे लाइक वो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां से उठाएगी, आपके खाने पे डाल देगी। तो उसकी वजह से आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो क्या हो सकता है? प्लैग हो सकता है, ठीक है। अब चले आगे बढ़ें, दैट इज अ साल्मोनेला। और साल्मोनेला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा? साल्मोनेला टाइफी जो है वो आपको टाइफाइड कॉज करेगा, है टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? टाइफाइड का दूसरा नाम जो है वो एंटेरिक फीवर है। क्या है? एंटेरिक फीवर यानी कि आंतरीय बुखार यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर भी इसे कहते हैं। टाइफाइड के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अ स्टेप लैडर फीवर यानी कि पहले इतना रहा, एक कांस्टेंट चला, फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ गया। जैसे किसी के अंदर पहले 97 था, 97 से बढ़ता गया 98 हुआ, 98 कांस्टेंट चला, फिर जो है वो 99 हुआ, फिर वो 99 कांस्टेंट चला। तो स्टेप लैडर फीवर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल फीवर, इंटेस्टाइनल इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर एक डायरिया भी देखने को मिलता है, जिसको हम पी सूप डायरिया कहते हैं। कौन सा डायरिया कहते हैं? पी सूप डायरिया कहते हैं। पी सूप डायरिया भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम में कई दफा कैरेक्टर पूछा गया है कि पी सूप डायरिया इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ
विच डिसीज लाइक, तो आप कहेंगे सर साल्मोनेला टाइफी और टाइफाइड, तो आपको पी सूप डायरिया भी वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो डायग्नोसिस के अंदर आपको एक निमोनिक याद रखना पड़ता है, बासु। व्हाट इज द मीन ऑफ बासु बेसिकली? तो बासु का मतलब क्या होता है? देखो, बासु का मतलब होता है कि देखो सबसे पहले ये है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास पहले वीक में, अगर किसी को फीवर आया है और वो फर्स्ट वीक में आया है, और फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, है ना? तो हम ब्लड कल्चर करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ब्लड कल्चर करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं। फिर सेकंड वीक में अगर आपने कहा कि सर 2 हफ्ते से मुझे बुखार आया है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया बोले 2 हफ्ते से मुझे बुखार आया है, उसने ऐसे सिम्टम्स बताया कि मुझे डायरिया सा हो रखा है, 2 हफ्ते से चल रहा है ये सब, तो अगर सेकंड हफ्ते में आपके पास आएगा तो देखो सेकंड हफ्ते में आपका क्या करवाओगे? A4 एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, है ना? तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, और उस टेस्ट का नाम क्या रखेंगे आप? जरा उस टेस्ट का नाम हम जो है ना, उस टेस्ट का नाम हम रखेंगे विडाल टेस्ट। क्या रखेंगे हम? विडाल टेस्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? विडाल टेस्ट उसका नाम रखेंगे। लेकिन आपने कहा कि सर पेशेंट तो बहुत ही बदतमीज है, पेशेंट तो जो है वो झाड़ू लगवा रहा था इधर उधर, है ना, टोने टोट के करवा रहा था, तो थर्ड वीक में जाके वो हमारे पास आया। तो थर्ड वीक में जब आएगा तो आप उसका सीरोलॉजी करवाएंगे, या फिर कह सकते हैं स्टूल कल्चर आप उसका करवाएंगे, S4 स्टूल कल्चर आप उसका करवाएंगे। एंड फोर्थ वीक में आ गया तो फोर्थ वीक में आप उसका यूरिन कल्चर करवाएंगे, ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस है। अगर देखो आपसे क्वेश्चन में सिनेरियो बना के ये देखा कि एक पेशेंट है और पेशेंट जो है वो दूसरे हफ्ते में हमारे पास आया है, दूसरे हफ्ते में हमारे पास आया है और उसको इतना आराम बुखार आ रहा है, लाइक कांस्टेंट है, फिर बड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि यार स्टेप लेटर फीवर का एक कैरेक्टर दिया हुआ है, पी सूप डायरिया दिया हुआ है, दूसरे हफ्ते में आया है, तो आप कौन सा टेस्ट उसको प्रेफर करेंगे? तो आप कहेंगे सर मैं तो दूसरे हफ्ते में आया तो विडाल टेस्ट उसको प्रेफर करूंगा, है ना? और फिर अगर पहले हफ्ते में आया तो ब्लड कल्चर करूंगा, तीसरे हफ्ते में आया तो स्टूल कल्चर करूंगा, फोर्थ हफ्ते में आया तो उसका यूरिन कल्चर में करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, गॉट इट। चलें, बात यहाँ पर टाइफाइड के बारे में ये सारी चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे विब्रियो कॉलेरा की तरफ चलते हैं। विब्रियो कॉलेरा आप सभी जानते हैं, विब्रियो कॉलेरा की शेप जो होती है वो इस तरह से होती है, और इसकी मोर्टेलिटी के बारे में क्या जानते हैं? इसकी मोर्टेलिटी या तो आप कह देंगे सर शूटिंग स्टार होती है, शूटिंग स्टार, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो मोर्टेलिटी है वो डार्टिंग स्टार वाली होती है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो राइस वाटर डायरिया, राइस वाटर डायरिया, राइस वाटर डायरिया विल बी द क्लिनिकल फीचर ऑफ द विब्रियो कॉलेरा। अगर हम बात करें पी सूप डायरिया की, तो पी सूप डायरिया जैसे ही आपका नाम आता है, पी सूप जैसे ही आप बोलेंगे तो पी सूप डायरिया जो है वो किसका है? पी सूप डायरिया इज रिलेटेड टू द डायरिया, पी सूप डायरिया इज रिलेटेड टू द टाइफॉइड। क्या है? पी सूप डायरिया इज रिलेटेड टू द टाइफॉइड। टाइफॉइड के बारे में क्या रखेंगे? टाइफॉइड से पी सूप डायरिया। और अगर आपसे कहें कि राइस वाटर डायरिया किससे रिलेटेड है, तो राइस वाटर डायरिया इज रिलेटेड टू द विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है? अब डायग्नोसिस इसका कैसे बनाएंगे? सर डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? सर स्टूल का प्रॉब्लम हो रहा है, राइस वाटर डायरिया आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका स्टूल का सैंपल लेंगे, है ना? स्टूल का सैंपल लेंगे, और यहाँ पर हम जब इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम मोर्टेलिटी बता रहे थे तभी मैंने कहा था कि ये इस तरह के जो है वो कोमा शेप्ड यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं ना, कोमा शेप्ड जो है वो बैक्टीरिया दिखेंगे, और वो ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे, और शूटिंग स्टार या डार्टिंग स्टार जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, तो आप कह दोगे कि यार ये तो विब्रियो कॉलेरा का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी मोर्टेलिटी की बात करते हैं ना बच्चे, तो मोर्टेलिटी विल बी लाइक शूटिंग स्टार और डार्टिंग स्टार। ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ कि शूटिंग स्टार and the darting star will be the mortality, darting star will be the mortality of the vibrio cholera. Are you getting my point guys? Now what will be the treatment of this? देखो डायरिया के अंदर सबसे पहले सिंपल ये बात है कि डायरिया जब भी केस आता है तो सबसे पहले हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, राइट? तो सबसे पहले आप ओआरएस देंगे। अगर ओआरएस के साथ देखो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया होगा तो आप यहाँ पर एंटीबायोटिक भी दोगे, और एंटीबायोटिक जब आप दोगे तो उसको एक सुपरविजन में दोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया का रिस्क भी यहाँ पर रहेगा। तो ओआरएस विल बी द प्रायोरिटी ऑफ चॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ क्वेश्चंस। आपसे ऐसा कहाँ जाएगा, माइनी ऑफ क्वेश्चंस में आपसे ऐसे देखेंगे कि वहां पर लाइक कि ऐसा लिखा होगा कि हाइड्रेशन के साथ हमें कैलोरीज भी रिप्लेनिश करनी है, बट कैलोरीज इज नॉट द प्रायोरिटी टास्क फॉर द डायरियल पेशेंट। द हाइड्रेशन विल बी द प्रायोरिटी टास्क फॉर द डायरियल पेशेंट्स, राइट? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के अंदर क्या रहेगा? ये स्यूडोमोनास का नाम जहां जहां भी आ जाता है ना, ये प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट करता है, ग्रीन पिगमेंट ये प्रोड्यूस करता है। तो स्यूडोमोनास अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये है कि अगर स्यूडोमोनास की वजह से अगर यहाँ पर कहते हैं कि निमोनिया होता है ना, निमोनिया, तो निमोनिया में कैसा कफ दिखेगा आपको? ग्रीन कलर कफिंग आपको देखने को मिलेगी, ग्रीन कलर कफिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। आई होप यू विल गेट इट। चलिए, तो ये थे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट सम आर हियर जो ग्राम पुअर ऑर्गेनिज्म है। ग्राम पुअर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहने वाला है। कौन सा है ग्राम पुअर ऑर्गेनिज्म? देखो एमआरसीएस। एमआरसीएस आप एक बार जब हम फंगस पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे। एमआरसीएस एक बहुत बड़ी लाइक कह सकते हैं बहुत बड़ा डिग्री होता है, सर्जरी के बाद करता है एमसीएच के बाद। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ग्राम पॉजिटिव जो है वो कौन कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा के अलावा रिकेट्सिया है, इसके अलावा यहाँ पर क्लेमाइडिया है, देन उसके बाद स्पाइरोशीट्स हैं। तो दीज 4 आर द ग्राम पुअर ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले स्पाइरोशीट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्पाइरोशीट्स में ट्रिपेनोमा पैलिडम, देखो ट्रिपेनोमा पैलिडम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर देखो कोई भी चीज अगर आपको याद भी करनी है ना, तो आप हमेशा कैसे याद करेंगे, आप नोन टू अननोन की तरफ जाएंगे। ट्रिपेनोमा पैलिडम के बारे में सबसे पहले आपको मुझे बताओ, सबसे पहले क्या याद है? अच्छा रुको, ट्रिपेनोमा पैलिडम से पहले मुझे स्पाइरोशीट्स के बारे में बताओ कि स्पाइरोशीट्स क्या होते हैं। स्पाइरोशीट्स आर दी ग्रुप ऑफ थिन स्पाइरल शेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, और ग्रुप ऑफ थिन स्पाइरल शेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। ट्रिपेनोमा पैलिडम की बात करें तो ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो क्या कॉज करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ये सिफिलिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? सिफिलिस, जो कि एसटीडी जो है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम बात करें तो 90 टू 90 डेज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ट्रिपेनोमा पैलिडम की अगर हमने दो बारे में बात की थी, दो चीजें हमने बात की थी जब हम मोर्टेलिटी यानी कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, दैट इज शेप, द फर्स्ट वन इज शेप एंड द सेकंड वन इज मोर्टेलिटी। क्या बात की थी हमने? द फर्स्ट वन इज शेप एंड द अनदर वन इज मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी के बारे में हमने बात की थी कि सर इसकी मोर्टेलिटी जो है वो कॉर्क स्क्रू टाइप की है ना, कॉर्क स्क्रू। अब स्क्रू टाइप की क्यों है, कॉर्क स्क्रू टाइप की क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्क्रू जैसा है ना। अब स्क्रू जैसा है तो इसकी शेप कैसी होगी? ऐसी ऐसी ऐसी, यानी कि कैसी है? स्क्रू शेप, स्क्रू शेप। अब स्क्रू शेप है तो इसकी मोर्टेलिटी कैसी है? कॉर्क स्क्रू जैसी इसकी मोर्टेलिटी, ठीक है। अब ये कौन सा सिफिलिस कॉज करने वाला है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री सिफिलिस की। 1 डिग्री कैसी है? कॉर्क स्क्रू जैसी इसकी मोर्टेलिटी, ठीक है। अब ये कौन सा सिफिलिस कॉज करने वाला है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री सिफिलिस की। 1 डिग्री सिफिलिस की। तो 1 डिग्री सिफिलिस के अंदर क्या होता है? 1 डिग्री सिफिलिस के अंदर क्या होता है कि जेनाइटल अल्सर हमें देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जेनाइटल अल्सर हमें देखने को मिलते हैं। और ये अल्सर कैसे होते हैं? ये पेनलेस होते हैं। कैसे होते हैं? पेनलेस होते हैं। देखो सिर्फ लेस 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 पेनलेस, है ना, इसको ऐसे याद रखना। द सेकंड वन इज सेकंड डिग्री सिफिलिस। सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने इन्वॉल्व हैं? दो इन्वॉल्व हैं, तो यानी कि ये 2 प्लेसेस को इन्वॉल्व करेगा, है ना, 2 प्लेसेस को इन्वॉल्व करेगा सेकंड डिग्री। द फर्स्ट वन इज फीट को इन्वॉल्व करता है और सेकंड वन इज हैंड्स को इन्वॉल्व करता है, यानी कि फीट और हैंड्स को ये इन्वॉल्व करने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा सर? रैशेस हो जाएंगे इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? रैशेस। द थर्ड डिग्री सिफिलिस, थर्ड डिग्री सिफिलिस, इसके अंदर क्या होगा सर? यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सीवियर होगा। और ये दो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट सिस्टम सीवीएस और सीएनएस दोनों को इन्वॉल्व करके रखता है। द सीवीएस इज अ कार्डियोसिफिलिस, कार्डियोसिफिलिस एंड द न्यूरोसिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोसिफिलिस एंड न्यूरोसिफिलिस। अब एक बार मेरे साथ सब लोग रिवाइज करेंगे। तो 1 डिग्री सिफिलिस जो है वो जेनेटल अल्सर के अंदर होगा, और 2 डिग्री सिफिलिस 2 प्लेसेस को इन्वॉल्व करेगा, और 3 डिग्री जो है वो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज कार्डियोसिफिलिस एंड द न्यूरोसिफिलिस। ओके, चलिए लास्ट वन। अब आगे बात करते हैं। अगर हमने देख लिया ये सब हो रहा है, अब इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी की बात करें। माइक्रोस्कोपिकली स्टडी, माइक्रोस्कोपिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखो सिफिलिस क्या है? एक एसटीडी है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करने के लिए हम एक स्टोरी बनाते हैं। तो हमने कहा एसटीडी है सर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इंडिया के अंदर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बेसिकली वो किसकी वजह से फैलती है? वो हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी वजह से फैलती है। उनके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो मोस्ट कॉमनली माना जाता है। अब ट्रक कब चलते हैं? अंधेरे में चलते हैं, है ना। ट्रक कैसे चलते हैं? अंधेरे में चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं तो हम इसके लिए जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं दैट इज अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अब दूसरी बात यह है कि सर इसको याद कैसे करें? अब देखो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, और दूसरा इसका शेप कैसा है? स्क्रू टाइप का है ना, और मोर्टेलिटी कैसी है? कॉर्क स्क्रू। तो हमें ये किस तरह का दिखाई देता है? ये इस तरह का दिखाई देता है ना, ये इस तरह का चलता हुआ दिखाई देता है ना, इस तरह का। अब देखो इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे रात हो रही है और रात को अंधेरे में जो है वो कह सकते हैं कि ट्रक चल रहे हैं और ट्रक की ये हेडलाइट है ना, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। बात समझ में आई आप सभी को? बात समझ में आई? चलो, तो दिस इज अबाउट द ट्रिपेनोमा पैलिडम। क्या कॉज करता है? मोर्टेलिटी क्या है? शेप क्या है? और किसके अंदर देखने को मिलेगा? सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है लैप्टोस्पाइरा। व्हाट इज द लैप्टोस्पाइरा? लैप्टोस्पाइरा, लैप्टोस्पाइरा बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली राइस के अंदर मिलता है, लाइक राइस वाटर, यानी कि हम बात करें कि गंदे पानी के अंदर मिलता है। तो आप इसको एक मूवी से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? एक मूवी से याद रखेंगे। उस मूवी का नाम क्या है? उस मूवी का नाम है आर आर आर। आर आर का मतलब क्या है कि सर रैट के यूरिन, रैट यूरिन में मिलेगा इन रैनी कंटामिनेटेड वाटर राइस। तो ये चीजें ध्यान से देखना कि रैट यूरिन के अंदर देखने को मिलता है, रैट यूरिन
है ना, रैट यूरिन, यानी कि जो रैट है वो यूरिन कहाँ पर करके गया है, कंटामिनेटेड लाइक वाटर के अंदर, जो कि बारिश का पानी था। और हम जानते हैं कि राइस जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो पानी, मतलब उसके खेतों में जो है वो पानी भरा हुआ रहता है। तो जो किसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाइक धान के खेतों में काम करते हैं, राइस के खेतों में काम करते हैं, तो वहां पर से ये वाली डिजीज आने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। देन नेक्स्ट वन इज द क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस जो है वो क्या कॉज करेगा, ट्रेकोमा कॉज करने वाला है, ठीक है, सिंपल। एंड माइक्रोप्लाज्मा निमोनी, माइक्रोप्लाज्मा निमोनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या याद रखेंगे कि सर इसके पास जो है ना एक सेल वॉल जो है वो एबसेंट होती है, और इसके पास जो है वो कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको हम जो है वो वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। वॉकिंग निमोनिया का मतलब क्या है सर, वॉकिंग निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया का मतलब क्या है, वॉकिंग निमोनिया का मतलब ये है कि ये जो जिसको माइकोप्लाज्मा की वजह से निमोनिया हुआ है ना, वो पेशेंट जो है वो आराम से चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है, ऐसा एज कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है, थकान वगैरह उसको एसेस नहीं होती है, तो वो अच्छा सा घूम फिर सकता है, सारे काम कर सकता है, तो उसकी वजह से उसको ये सारी चीजें होती रहती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको प्लाज्मा निमोली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या याद रखेंगे कि सर इसके पास जो है ना एक सेल वॉल जो है वो एबसेंट होती है, और इसके पास जो है वो कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको माइकोप्लाज्मा की वजह से निमोनिया हुआ है ना, वो पेशेंट जो है वो आराम से चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है, ऐसा एज कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है, थकान वगैरह उसको एसेस नहीं होती है, तो वो अच्छा सा घूम फिर सकता है, सारे काम कर सकता है, तो उसकी वजह से उसको ये सारी चीजें होती रहती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया एंड दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी। आई होप सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं, है ना, बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से सारे नोट्स बने हुए हैं, है ना। ये सब नोट्स इतना पढ़ लोगे ना नॉर्सेट के हिसाब से, दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट गाइस, दिस इज एवरीथिंग फॉर नॉर्सेट। नॉर्सेट में पिछले 10-12 सालों का पूरा PYQs यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है, कम नहीं लिखा हुआ है, तो ये जितना भी आप पढ़ लोगे ना, दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।